हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछले कुछ वीडियोस ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किए हैं और निश्चित रूप से आपको पसंद आए होंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ शुरुआत करते हैं। एक नया विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियोस के साथ हम शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में। और जो है देखते हैं कि संविधान क्या है, ठीक है, संविधान को कैसे समझ सकते हैं, संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, किसके लिए है, संविधान का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो तमाम संविधान के पहलुओं से आज हम परिचित होंगे और आपसे आशा है कि आपको वीडियोस पसंद आएगा। और चैनल को जो है आप लोग लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग संविधान के साथ, ठीक है। तो देखिएगा, संविधान का निर्माण दो शब्दों से हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि संविधान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन विधान। इससे समधन विधान अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं, एक समान विधान। समधन विधान अर्थात एक समान विधान किसके लिए? अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक समान विधान है तो किसके लिए, किसके लिए? अर्थात संविधान के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान किसके लिए है, क्यों बनाया गया संविधान? तो हम देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति के संबंधों को निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति को हम नागरिक भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि राज्य और व्यक्ति के संबंध कैसे होंगे, राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य के क्या अधिकार हैं, व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। अर्थात राज्य और व्यक्ति या नागरिकों के बीच जो संबंध होता है वो निर्धारित कैसे होगा, तो वो संविधान निर्धारित करता है। या ऐसे समझ सकते हैं आप कि राज्य की असली शक्ति का प्रयोग, राज्य की वास्तविक सत्ता या वास्तविक शक्ति का प्रयोग व्यवहारिक तौर पे कौन करता है? सरकार करती है। राज्य की वास्तविक शक्ति का प्रयोग सरकार करती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार और व्यक्ति के बीच कैसे संबंध होंगे, सरकार के क्या कर्तव्य होंगे और नागरिकों या व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे, ये भी डिसाइड कौन करता है? ये संविधान में इस चीज का वर्णन है। और तीसरी बात और देखिएगा, एक तो राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंधों का निर्धारण हो गया, कौन करेगा? संविधान। दूसरा, सरकार और व्यक्तियों के बीच का संबंध या नागरिकों के बीच का संबंध। तीसरा, व्यक्ति और व्यक्ति या एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ कैसे संबंध होंगे, दोनों के बीच कैसा अंतर संबंध होगा, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगे, इन संबंधों का निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है, ठीक है। और संविधान की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे एक परिभाषा बड़ी फेमस है संविधान की, आप लोग जानते होंगे कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों का संग्रह है। फिर से सुनिएगा, संविधान क्या है? लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है। और कैसा संग्रह? ऐसा संग्रह है कि इन नियमों के द्वारा सरकार की नीतियों का निर्धारण किया जाएगा कि सरकार की कैसी नीति होंगी, उनकी गृह नीति कैसी होगी, उनकी विदेश नीति कैसी होगी, ये संविधान निर्धारित करता है। दूसरी बात, सरकार को तीन भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया है, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका और एक आपकी विधायिका, ठीक है। तो इन तीन संस्थाओं के बीच अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कैसे संबंध होंगे, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी, इसका भी वर्णन संविधान के अंतर्गत किया गया है कि तीनों के बीच कैसे अंतर संबंध होंगे, ठीक है। एक परिभाषा और बड़ी फेमस है कि संविधान राजकीय आचरण का, किसका? संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राज्य की नीतियों को सही तरीके से धरातल पर लागू कर सकता है। किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ बेसिकली मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो संविधान से रिलेटेड बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो हम इन पर चर्चा करते हैं, फिर हम बात करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण किस देश में हुआ?
सर्वप्रथम संविधान का निर्माण जिस देश ने किया वो देश था ब्रिटेन या इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में दुनिया में सबसे पुराना संविधान या समस्त हम कह सकते हैं संविधानों की मां, संविधानों की जननी किस देश को कहा गया है, तो इंग्लैंड को कहा गया है। सबसे पुराना संविधान इंग्लैंड का है। और एक बात और याद रखनी है कि इंग्लैंड में ही संसद का जन्म हुआ है। आजकल आपको बहुत देशों में संसद देखने को मिलती है, भारत में देखने को मिलती है, आपके पाकिस्तान में भी संसद है, अमेरिका में भी संसद है। तो संसद का जो कॉन्सेप्ट है ये भी किस देश से लिया गया, किस देश से अडॉप्ट किया गया है, ये भी जो आपके इंग्लैंड से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान का निर्माण ब्रिटेन में हुआ है। लेकिन अगला पॉइंट आप देखेंगे कि सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, अर्थात जिस देश ने अपना संविधान सबसे पहली बार लिखा है वह देश कौन सा था, वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए जिसको बोलते हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि ब्रिटेन का संविधान सबसे पहले बना तो, लेकिन कैसा है, अलिखित है। यहां कंफ्यूजन की स्थिति होती है। सबसे पहले संविधान का जहां उदय हुआ वह देश था ब्रिटेन, लेकिन उस देश का संविधान कैसा था, अलिखित। ठीक है, सर्वप्रथम जिस देश ने संविधान का निर्माण किया या जिस लिखा प्रॉपर तरीके से, अब जाहिर सी बात है संविधान है तो कौन लिखेगा, हम लोग तो लिखेंगे नहीं। तो संविधान लिखने के लिए एक प्रॉपर संविधान सभा का गठन होना चाहिए और उस संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जिस देश ने संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान को प्रॉपर तरीके से लिखा, वह देश था यूएसए। 1781 ईस्वी में एक शहर है वहां का फिलाडेल्फिया। ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन बोलते हैं। और उस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1781 में यूएसए ने अपना संविधान प्रॉपर तरीके से लिखा। ठीक है, दुनिया का पहला देश है जिसने संविधान को लिखा। अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो सबसे छोटा संविधान मैंने दो देश लिखे हैं, यूएसए लिखा है, एक मोनाको लिखा है। तो सबसे छोटा संविधान भी किसका है, अमेरिका का है। यूएसए का संविधान सबसे छोटा है। लेकिन आजकल जब संविधान सबसे पहले बना लिखा गया आपका यूएसए में, तो उस टाइम सबसे छोटा संविधान माना गया, 7 पेज का करीब संविधान था। और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया का सबसे छोटा देश, दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है, मोनाको। दुनिया का सबसे जो शॉर्ट या सबसे जो शॉर्टेस्ट सबसे छोटा देश है वो माना जाता है क्षेत्रफल के आधार पर वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी के बाद जो दूसरे क्रम पर देश है सबसे छोटा, वो है आपका मोनाको। और इस मोनाको का संविधान भी सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, सबसे विस्तृत संविधान, अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है। तो आपका अपना खुद का देश इंडिया। इंडिया का संविधान, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान है। 1,45,000 के करीब वर्ड है, एक विस्तृत संविधान है। यहाँ मूल रूप से अभी हम देखते हैं कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगभग संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। तो एक विस्तृत, एक बहुत बड़ी संविधान सभा ने एक विस्तृत समय में एक विस्तृत संविधान का निर्माण किया भारत का। और भारत के संविधान का विस्तृत होने का एक कारण यह भी है कि भारत के संविधान ने या भारत की संविधान सभा ने बहुत सारे नियमों को, बहुत सारे कानूनों को, कुछ तो जो जब इंग्लैंड से हम लोग आजाद हुए, भारत को स्वतंत्रता मिली, तो जो भारत लास्ट वाला जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 का, तो 1935 के अधिनियम से बहुत सारे कानून चल रहे थे। तो 1935 के अधिनियम को एज इट अडॉप्ट किया संविधान सभा ने। और दुनिया के तमाम देशों में जहां पहले से संवैधानिक व्यवस्थाएं चल रही थी, संविधान का निर्माण हो गया था, उन देशों से बहुत सारे कानूनों को अडॉप्ट किया। जहां से जो व्यवस्था अच्छी लगी, संसदीय व्यवस्था अच्छी लगी तो इंग्लैंड से ले ली। ठीक है, न्यायपालिका की एक्टिविटी या सर्वोच्चता यूएसए संविधान की अच्छी लगी तो वहां से ले लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें ले ली जो कि हम आगे चर्चा करेंगे जब हम संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे विस्तृत संविधान आपका भारत का हो गया। सबसे लचीला संविधान किस देश का है, सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। और सबसे लचीला संविधान का तात्पर्य यह है, जैसे एक पॉइंट लिखा है सबसे लचीला और सबसे कठोर, तो सबसे कठोर संविधान यूएसए का और सबसे लचीला ब्रिटेन का। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लचीला और कठोर का तात्पर्य क्या है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि कठोर संविधान से तात्पर्य यह है कि उस देश में नियम कानून बड़े कैसे हों, सख्त हों।
जबकि यद्यपि ऐसा नहीं है। या कठोरता से मतलब या लचीलेपन से मतलब ये है कि जिस देश के संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सके, साधारण बहुमत से। नॉर्मली संविधान मान लीजिए बहुत पहले निर्मित हुआ हो और आज की परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में कुछ जोड़ना हो, कुछ घटाना हो, कुछ नए नियम डालने हो, कुछ पुराने नियमों को बदलना हो आज की परिस्थितियों के हिसाब से, तो आसानी से यदि संविधान में आप संशोधन कर सके तो ऐसे संविधान को आप लचीला संविधान कहेंगे। और जिस संविधान में आसानी से संशोधन ना हो सके, ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, ठीक है, लचीला जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें संशोधन साधारण बहुमत से हो जाएगा। और सबसे कठोर जो संविधान होता है या विशेष बहुमत की जिसमें आवश्यकता होती है, ऐसे संविधान में संशोधन के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत आपका 2/3 होना चाहिए संसद में उपस्थित सदस्यों का। ठीक है, ये हम चीजें बहुत सारी बाद में देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और चर्चा करते हैं कि जैसे आपको बताया गया कि एक समान विधान है, किसके लिए है? राज्य के लिए है, सरकार के लिए है, नागरिकों के लिए। तीनों के अंतर संबंध को ये निर्धारित करेगा कि तीनों के अपने अपने कार्य क्या है, तीनों का अपना राज्य में अस्तित्व क्या है। ठीक है, तो इस क्रम में हम देखते हैं कि यदि राज्य के कार्यों को यह डिसाइड करेगा संविधान की राज्य के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि राज्य शब्द को आप परिभाषित कैसे कर सकते हैं। संविधान एक काफी विस्तृत कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए बहुत सारी, जैसे आपको लोकतंत्र समझना पड़ेगा, सरकार समझनी पड़ेगी, सरकार का मतलब क्या है, राज्य क्या होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि राज्य क्या है या हम राज्य को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो राज्य शब्द की जो पहली परिभाषा है वो किसने दी है, या राज्य शब्द को सबसे पहले जिसने डिफाइन किया, तो एक राजनीतिक विचारक है मैकियावेली। एक राजनीतिक विचारक है मैकियावेली, एक बहुत बड़े चिंतक हैं। तो इन मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम है प्रिंस। मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, प्रिंस। और इस प्रिंस में इन्होंने राज शब्द को सही तरीके से डिफाइन किया और पहली बार विश्व में पहली बार किसी ने राज शब्द को परिभाषित किया, तो वो कौन है? मैकियावेली। ठीक है, अच्छा, यह राज्य से तात्पर्य आप ऐसे मत समझिएगा कि यूपी राज्य है, बिहार राज्य है। ये राजनीतिक विचारधारा में राज्य का तात्पर्य किसी देश से लगाया जाता है, किसी राज्य से लगाया जाता है, न कि प्रांतों से। ठीक है, आजकल हम मोटे तौर पे व्यवहार पे बोलते हैं कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य या अरुणाचल राज्य। ठीक है, ये प्रांत है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट बताती है कि राज्य का मतलब एक पूरे देश से है, एक पूरे राष्ट्र से है। ठीक है, जहां एक चुना हुआ संविधान हो, एक सरकार हो। तो मैकियावेली ने प्रिंस में क्या बताया? राज्य के 4 अनिवार्य घटक बताए। कितने अनिवार्य घटक बताए? ये बताया कि 4 राज्य के अनिवार्य तत्व होते हैं। अब ये 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं ये हम जरा देखते हैं। तो जो पहला अनिवार्य तत्व बताया, इन्होंने बताया कि एक निश्चित क्या होना चाहिए? भूभाग। जाहिर सी बात है, कोई देश होगा, कोई राष्ट्र होगा, तो एक भूभाग होना चाहिए, कोई जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, एक बड़ा विस्तृत टुकड़ा होना चाहिए जिससे कि तमाम शासन व्यवस्थाएं, जनता हो, प्रजा हो, व्यवस्थाओं चल सके। ठीक है, अब जब जमीन ही नहीं होगी, कोई भूभाग नहीं होगा, तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। दूसरा इन्होंने अनिवार्य तत्व बताया कि जनसंख्या। राज्य में इन्होंने डिफाइन करते हुए मैकियावेली ने प्रिंस में बताया कि राज्य के लिए पहला अनिवार्य तत्व होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, और दूसरा अनिवार्य तत्व क्या बताया कि एक राज्य की क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा बताया कि एक सरकार होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार। जाहिर सी बात होनी चाहिए। आप मान लीजिए इस बात को न पढ़े हो, फिर भी आपको लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि देश के लिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक है। भूभाग होना चाहिए। भारत में आप देखते हैं कि एक विस्तृत भूभाग है भारत का। जनसंख्या है, अब जनसंख्या होगी तभी ना शासन व्यवस्था होगी। तीसरा और चौथा अनिवार्य तत्व इन्होंने बताया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वो बताया इन्होंने संप्रभुता। राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया वो बताया संप्रभुता। ठीक है, अब देखिए, निश्चित भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो गई, संप्रभुता हो गई। तो कभी सवाल इस टाइप का बने कि इन चारों तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बताया गया
मैकियावेली ने बताया कि इन चारों घटकों में, चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। तो संप्रभुता को समझने का प्रयास करते हैं कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता आप ऐसे समझिए, प्रभु होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। प्रभु अपने कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होता, तो अपनी शक्ति में पूरा प्रभुता रखता है, अर्थात अपने निर्णयों में दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तो ऐसी चीज को आप संप्रभुता बोल सकते हैं। ये संप्रभुता की शक्ति किसी देश को कौन देता है? संविधान देता है। बात कहां गई? संविधान से, ठीक है। संप्रभुता की शक्ति किसी देश को संविधान देता है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि संप्रभुता वह अंतिम सत्ता होती है, वह अंतिम शक्ति होती है जो किसी देश की गृह नीति और विदेश नीति को संचालित करती है। जैसे आज देखते होंगे कि भारत की गृह नीति भारत सरकार चलाती है, भारत की विदेश नीति भारत सरकार चलाएगी। अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा या चाइना डिसाइड नहीं करेगा कि भारत की गृह पॉलिसी, गृह नीति कैसी होगी, ठीक है, या दूसरे देश से भारत के संबंध कैसे होंगे, ये कोई दूसरा या तीसरा देश डिसाइड नहीं करेगा। ये डिसाइड करेगा भारत की जो चुनी हुई सरकार है। और ये शक्ति कौन प्रदान करता है? किसी देश को, किसी राज्य को ये शक्ति कौन प्रदान करता है? किसी सरकार को ये संप्रभुता शक्ति प्रदान करती है। और ये संप्रभुता का जन्म या उदय कहां से निकलता है? संविधान से निकलता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत आज एक कैसा राष्ट्र है? संप्रभु राष्ट्र। तो यहाँ देखिए, एक आध बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो क्या भारत 15 अगस्त 1947 को गुलामी की दास्तां से, गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया? तो क्या भारत 15 अगस्त 1947 को एक संप्रभु राष्ट्र बन गया? नहीं बनता। भारत संप्रभु राष्ट्र कब बनता है? आप देखिएगा, एक 2-3 तारीखें में लिखता हूं। एक 14 अगस्त 1947। आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ। 14 अगस्त 1947 तक भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 को भारत की स्थिति कैसी थी? भारत एक औपनिवेशिक राज्य था। कैसा राज्य था? औपनिवेशिक, अर्थात भारत उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का, ठीक है। अगली तारीख लिखते हैं हम 15 अगस्त 1947। क्या भारत संप्रभु राष्ट्र बना 15 अगस्त 1947 को, जब हमें आजादी मिल गई? इसका भी आंसर क्या होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं बनता है, बल्कि भारत कैसा? औपनिवेशिक राज्य तो नहीं रहता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कैसा हो जाता है? एक अधिराज्य। हमें आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन हमें पूर्ण राज्य का या पूर्ण देश का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून, संविधान था तो अंग्रेजों के जो बनाए हुए नियम थे, ब्रिटिश संसद से जो 1935 का लास्ट एक्ट पारित हुआ, उस एक्ट के हिसाब से ही जब तक भारत का संविधान लागू नहीं होगा तब तक भारत की शासन व्यवस्था परिचालित होती रही, ठीक है। दूसरी तारीख लिखते हैं, तीसरी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या होता है? पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। और इसी तारीख को मानते हैं जब हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और भारत का संविधान लागू हुआ था 26 तारीख को। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, हम आगे जब संविधान सभा पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान को लागू किया गया। यद्यपि कि संविधान बनके तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, ठीक है। इसलिए संविधान दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान के कुछ प्रावधान 26 तारीख को पारित होने के बाद लागू कर दिए गए थे। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जो है भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। संप्रभु राष्ट्र भारत कब बन जाएगा? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हमने राज्य शब्द को समझा कि संविधान किसके लिए है? राज्य के लिए, सरकार के लिए और नागरिकों के लिए। तो हमने राज्य शब्द को समझा कि राज्य शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे, राज्य के कौन कौन से अनिवार्य घटक होते हैं। अब हम जरा राज्य की शक्ति का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? राज्य की शक्ति का व्यवहारिक तौर पर वास्तविक में प्रयोग कौन करता है? सरकार करती है, ठीक है। आपने राज्य पढ़ लिया, आपने राज्य पढ़ा कि संविधान का निर्माण किसके लिए है? राज्य के लिए। और राज्य शब्द को हमने देखा कि राज्य शब्द में क्या, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से घटक होते हैं, राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है। दूसरी बात, राज्य की शक्ति का वास्तविक प्रयोग कौन करेगा? सरकार करती है। तो आइए समझते हैं कि सरकार का तात्पर्य क्या है।
सरकार किसको कहते हैं, सरकार को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिएगा, सरकार एक एजेंसी, परिभाषा देखिएगा कि वह संस्था या वह एजेंसी, जो कि राज्य के कार्यों को, वह संस्था या वह एजेंसी जो कि राज्य के कार्यों को क्रियान्वित करती है। ठीक है, सरकार का मतलब क्या है? देखिएगा कि वह संस्था या वह एजेंसी जो कि राज्य के कार्यों को व्यवहारिक तौर पर क्रियान्वित करती है, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य की नीतियों को, राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त करती है। ठीक है, देखिए दो बातें लिखी है कि वह संस्था या एजेंसी जो कि राज्य के कार्यों को क्रियान्वित करती है या राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था व्यक्त करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की गृह नीति कैसी होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की विदेश नीति कैसी होगी, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे होंगे, दूसरे देशों के साथ रक्षा संबंध कैसे होंगे, तमाम आर्थिक संबंध कैसे होंगे, तो ये सब डिसाइड कौन करता है? सरकार। ठीक है, तो राज्य आप पढ़ा कि संविधान किसके लिए है? राज्य के लिए है, और इसमें संविधान के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति के, राज्य और नागरिकों के, या सरकार और नागरिकों के, या नागरिकों और नागरिकों के संबंधों का निर्धारण होता है। थोड़ा सा और सरकार को हम और आगे तौर पर समझते हैं कि देखिए, सरकार के मुख्यतः कितने अंग माने जाते हैं? 3 अंग माने जाते हैं कि सरकार के मुख्यतः, सरकार को आप 3 भागों में 3 स्तर पर समझ सकते हैं। पहला स्तर सरकार को हम देख सकते हैं, एक अंग होता है सरकार का विधायिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। ठीक है, पहला पॉइंट। पहले हमने डिवाइड किया कि सरकार को 3 भागों में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सरकार का एक भाग हो गया विधायिका, दूसरा भाग हो गया कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा न्यायपालिका जिसको बोलते हैं जुडिशरी। ठीक है, तो सरकार को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं आप, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, देखिए विधायिका का मतलब क्या है? विधायिका का मतलब है विधायिका, विधान, अर्थात जो विधियों का निर्माण करे, जो विधियों का निर्माण करे, अर्थात जो कानून बनाए, जो विधियां बनाए, उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। विधायिका विधान बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था को ही बोलते हैं विधायिका। ठीक है, अच्छा, संविधान में जो कानून लिख दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? संवैधानिक कानून। क्या बोलते हैं? संवैधानिक कानून। संविधान में जो जिन कानूनों का वर्णन उनको संवैधानिक कानून बोलते हैं, और कोई सरकार, कोई विधायिका यदि कोई कानून बनाती है तो उसको सामान्य कानून या साधारण कानून कहते हैं। जैसे आपका मूल अधिकार संवैधानिक कानून है, आपके नीति निर्देशक तत्व, आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, बहुत सारी संस्थाएं जिनका संविधान में एक प्रॉपर आर्टिकल देखने को मिलता है, प्रॉपर वर्णन देखने को मिलता है, जिसको संविधान सभा ने जिन चीजों का संविधान में वर्णन किया है उनको आप संवैधानिक कानून बोल सकते हैं। और सरकार यदि किसी कानून का निर्माण करती है, विधायिका किसी कानून का निर्माण करती है,
तो उसको संवैधानिक कानून न बोलकर आप सामान्य कानून बोलेंगे। जैसे आप देखते हैं कि दहेज संबंधी दहेज निरोधक कानून बनाया गया, कोटा बनाया गया, आतंकवाद निरोधक कानून। तो ये बहुत सारे कानून जो सरकार समय समय पर बनाती है, जैसे सूचना का अधिकार कानून बना दिया, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारी चीजें जो समय समय पर सरकार अपने स्थितियों के परिस्थितियों के अनुरूप देश की जो कंडीशन के हिसाब से निर्धारित कर देती है, वो सामान्य कानून होते हैं। और संविधान में जिन कानूनों का वर्णन है वो संवैधानिक कानून। खैर, तीसरे पॉइंट पे आते कार्यपालिका। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि यदि विधियों का निर्माण किया गया है तो विधियों को लागू कराने वाली भी कोई संस्था होनी चाहिए। तो जो विधियों को लागू करे, जो विधियों को लागू करे। देखिए, कानून बन गया, विधियां बन गई, विधियां बन के तैयार हो गई, विधायिका ने विधि बना दी। अब कैसे विधि बनती है, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं कि कैसे कोई कानून बनता है, एक्ट और अधिनियम में क्या अंतर होता है, ठीक है, कब कोई चीज एक्ट है, कब कोई चीज अधिनियम बन जाएगी, कब बिल। जैसे एक होता है क्या, एक बिल होता है और क्या होता है, एक्ट होता है, ठीक है। एक को अधिनियम बोल सकते हैं आप, एक को विधेयक बोल सकते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है ये बाद में देखेंगे, ठीक है। बिल संसद में लाया जाता है, संसद के दोनों, या तो लोकसभा में पहले लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा, और बिल संसद से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो उसको आप एक्ट बोल सकते हैं, बाद में देखते हैं। तो विधि यदि बनके तैयार हो गई, विधायिका ने विधि बना दी, तो जाहिर सी बात है कि विधियों को लागू कराने वाली भी कोई संस्था होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, अर्थात कार्य को, विधि को क्या करे, एग्जीक्यूट करे, अर्थात कार्य रूप में परिणित कर दे। उस कानून को, जो विधि का निर्माण हुआ है, उसको किसमें डिफाइन कर दे, कार्य रूप में परिणित कर दे। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यायपालिका। देखिए, इन तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कौन सा, न्यायपालिका। क्यों माना जाता है, क्योंकि न्यायपालिका आपको दिख रहा हो, आप आजकल आप देखते हैं कि हर कानून के लिए कोई भी कानून बनता है, लागू होता है, लास्ट में कहां पहुंच जाता है, कोर्ट में। तो कोर्ट देखती है कि कानून उचित है या अनुचित है, ठीक है, लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे इन तीनों में सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यायपालिका। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, यह देखना। देखिए, विधायिका ने कानून को बनाया, कार्यपालिका ने कानून को लागू करवाया, ठीक है। अब ये न्यायपालिका देखती है कि क्या विधायिका ने कानून बनाया है वो युक्त है, क्या वो कानून सही ढंग से बनाया है, उससे ऐसा तो नहीं है किसी खास वर्ग का अहित हो रहा हो। क्योंकि सरकार, विधायिका में जिसका बहुमत होगा वो कानून बन जाएगा। अब बहुमत किसका होगा, जिस पार्टी की सरकार होगी। तो क्या कानून उचित है या अनुचित है, उसका औचित्य सही है कि नहीं है, किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचा रहा हो, किसी खास वर्ग को हानि पहुंचा रहा हो। तो ये सब देखना कार्य किसका है, न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका बेसिकली ये देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। कानून बना, उचित बना या अनुचित, ये भी देखी कि विधायिका सही से लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, लागू कानून हो रहा है कि नहीं, ये भी देखेगा कौन, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तीनों, इन दोनों संस्थाओं के में डायरेक्शन देता है कि आप विधियों को ऐसे बनाना है, कार्यों को ऐसे लागू करना है, अर्थात एक संबंध है तीनों के बीच को। तो हमने शुरू कहां से किया था टॉपिक, संविधान से। संविधान किसके लिए था, राज्य के लिए। राज्य की शक्ति का प्रयोग कौन करता है, सरकार। और सरकार के भाग कौन है, ये तीन है, ठीक है, ये तीन संस्था। तो अब देखेंगे इन तीनों संस्थाओं को, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तीनों के बीच क्या अंतर संबंध होगा, तीनों की क्या क्या अपनी सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करता है ये संविधान। इस संविधान में ही वर्णन है कि विधायिका के कार्य क्या है, कार्यपालिका के कार्य क्या है, न्यायपालिका के कार्य क्या है। और तीनों के, आप ऐसे समझ सकते हैं कि तीनों के बीच का जो अंतर संबंध है उसको भली भांति डिफाइन किया गया है कहां, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब हम संविधान के प्रकार देखते हैं कि संविधान के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, उनको कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, संविधान के प्रकार में मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर एक संविधान का स्वरूप होता है, उसको देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर पहला प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर एक संविधान का प्रकार है कौन सा, विकसित संविधान, ठीक है। उत्पत्ति मतलब संविधान की उत्पत्ति जैसे होती है
तो उस आधार पे एक संविधान होता है कौन सा? विकसित संविधान। तो दूसरा होता है निर्मित संविधान। ठीक है, याद रखिएगा, विकसित संविधान, निर्मित संविधान। तो विकसित संविधान से तात्पर्य क्या है? कि विकसित संविधान का तात्पर्य क्या है? कि जिस संविधान की उत्पत्ति का विकास हुआ हो, मतलब धीरे धीरे कैसा हुआ हो, उससे हुआ संविधान का विकास हुआ हो। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों, ठीक है, किसी देश में मान लीजिए कोई परंपराएं चल रही हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, पहले से कोई कानून चल रहा है मोटे तौर पे, व्यवहारिक तौर पे, तो कुछ कानूनों का निर्माण, कुछ संविधान का विकास परंपराओं के आधार पर हुआ है कि जो उस देश में लंबे समय से परंपराएं चलती आ रही हैं या जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, उन्हीं को आधार बना के वहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया। जैसे एक विकसित संविधान का उदाहरण हम देख सकते हैं इंग्लैंड को। इंग्लैंड या ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ का संविधान किस संविधान का उदाहरण है? विकसित संविधान का उदाहरण है। अर्थात वहाँ संविधान कोई प्रॉपर तरीके से किसी संविधान सभा ने लिखा नहीं है, उस संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि जो भी वहाँ परंपराएं, रीति रिवाज चलते हैं, उन्हीं को आधार बना के कानून, संविधान को मोटे तौर पे मान लिया गया है। और जो संविधान है, जो कानून बनाए गए हैं, उन पर लोगों की बड़ी आस्था है, अटूट विश्वास है। ठीक है, उसको लिखने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रिटेन का संविधान यद्यपि कि दुनिया में पहली बार कॉन्सेप्ट में आया, लेकिन कैसा है? फिर भी अलिखित है। किसका है? अलिखित। ये देखिए, अभी अलिखित पे आएंगे। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित। दूसरा पॉइंट उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का तात्पर्य क्या है? निर्मित अर्थात जिस संविधान का निर्माण हुआ हो, एक प्रॉपर संविधान सभा ने जिस देश के संविधान का निर्माण किया है, उसको हम बोलते हैं निर्मित संविधान का उदाहरण। जैसे आप इंडिया का संविधान लेंगे, इंडिया का संविधान उत्पत्ति के आधार पर यदि आप चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि इंडिया किस कैटेगरी में आएगा? निर्मित संविधान का उदाहरण, अर्थात इंडिया के संविधान को संविधान सभा ने निर्मित किया है, बनाया है। ठीक है। दूसरा, यूएसए का संविधान कैसा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। ठीक है, सर्वप्रथम जो संविधान लिखा गया वो कौन सा था? अमेरिका का। तो अमेरिका का संविधान भी एक संविधान सभा ने निर्माण किया है। कैसा उदाहरण हो गया? निर्मित संविधान। और देखते हैं प्रमुख देश फ्रांस। तीनों लोकतांत्रिक देश है और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से एक संविधान सभा ने इन देशों के संविधान का निर्माण किया। ठीक है, लोकतंत्र का होता किस देश में होता है? अमेरिका में। ठीक है, लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने दी है, आपको पता है। ठीक है, आगे लोकतंत्र हम डिस्कस करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र का उदय, लोकतांत्रिक संविधान का उदय अमेरिका में। ठीक, लिखावट के आधार पर अर्थात लेखन कौशल के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, एक अलिखित संविधान और एक लिखित संविधान। अलिखित संविधान का मतलब है कि जिस देश का संविधान लिखा नहीं गया है, संविधान तो है, उसी संविधान के अनुरूप रीति, जैसे देखिए निर्मित संविधान, विकसित। तो अलिखित संविधान उदाहरण हो सकता है किसका? विकसित संविधान का उदाहरण हो सकता है जो परंपरा, रीति रिवाज के आधार पर जो कानून को माना गया है, जो परंपराएं में जो जिक्र था कानूनों का, उसी को संविधान का दर्जा दे दिया गया और उसमें सरकार की, राज्य के नागरिकों की आस्था है, पूर्ण विश्वास है और उसका कभी विरोध नहीं होता, तो वो अलिखित संविधान उदाहरण। अलिखित संविधान कहाँ? अभी आपने देखा किस देश का हो सकता है? इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित। लिखावट के आधार पर दूसरा संविधान होता है लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब जाहिर सी बात है निर्मित संविधान का ही उदाहरण हो सकता है। देखिएगा जब अलिखित संविधान और विकसित संविधान एक टाइप के हैं और लिखित संविधान और निर्मित संविधान, जाहिर सी बात है कोई संविधान निर्मित हुआ है अर्थात किसी संविधान सभा ने बनाया है तो उसको लिखा गया हुआ है। जैसे भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया अर्थात लिखा। ठीक है, तो ये लिखित संविधान देखिएगा किस देश का है? भारत का संविधान कैसा है? लिखित। तो लिखित संविधान के उदाहरण में इंडिया हो सकता है, यूएसए का संविधान लिखा गया है और फ्रांस का संविधान लिखा गया है। चलिए तीसरी बात पे आते हैं कि परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक लचीला संविधान और एक कठोर संविधान। लचीला को आप नम्य भी बोल सकते हैं, नम्य संविधान,
कैसा संविधान? नम्य। और कठोर को आप अनम्य संविधान का उदाहरण बोल सकते हैं, अनम्य संविधान। लचीले संविधान, लचीला या नम्य संविधान, और दूसरा कठोर या अनम्य संविधान। लचीला संविधान का तात्पर्य यह है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, कि लचीले का मतलब क्या है कि जिस संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सके, कोई चीज जोड़ी जा सके और कोई चीज हटाई जा सके। ठीक है, इसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी संसद में, किसी सदन में 100 सदस्य, कितने सदस्य? 100। तो 100 का आधा कितना हो गया? 50-50। तो मान लीजिए एक तरफ आधे सदस्य 50 का समूह रखते हैं, आधे सदस्य 50 का रखते हैं, और किसी बात को संशोधित करना है, कोई कानून बनाना है, तो उस टॉपिक को लेके, उस बिल को लेके, उस विधेयक को लेके यदि सदन 2 भागों में डिवाइड हो जाता 50-50, तो बहुमत कहाँ हुआ? किसी साइड बहुमत नहीं हुआ। तो बहुमत के लिए क्या चाहिए? 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, अर्थात साधारण बहुमत से जिस कानूनों में संशोधन हो सके उसको लचीला संविधान बोलते हैं। और बहुमत कितना होना चाहिए? साधारण बहुमत। ये 50% प्लस 1 को आप बोलते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से जो संशोधन हो जाए, जैसे बहुत सारे आप कोर्ट के ऑर्डर देखते हैं कि 3 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच ने कोई फैसला सुनाया है, तो अक्सर आप देखते हैं विषम बेंच ही बनती है, जैसे 3 जज। तो 3 का मतलब क्या है कि 2 जज एक साइड होंगे और 1 जज एक साइड, तभी ना फैसला होगा। अब मान लो 4 जजों की बेंच होती तो 2 एक तरफ हो जाते और 2 एक तरफ हो जाते, तो क्या निर्णय उस पर लिया जा सकता? नहीं लिया जा सकता। इसलिए विषम संख्या होना आवश्यक है। जैसे 5 जजों की बेंच होगी तो 4+1 हो सकते हैं, एक तरफ 4, तो 4 की तरफ बहुमत हो गया, 3+2 तो 3 की तरफ बहुमत हो गया, 2 की तरफ बहुमत नहीं है। ठीक है, ऐसे देखिए कि साधारण बहुमत 50% प्लस 1, और इस तरीके से कानून में कोई परिवर्तन हो तो उसको लचीला संविधान बोलते हैं। और लचीले संविधान का उदाहरण आपका कि इंग्लैंड, ब्रिटेन बार बार घूम के आ जाता है। ठीक है, इंग्लैंड। दूसरी चर्चा करते हैं कठोर संविधान। और कठोर संविधान का मतलब क्या है कि कठोर संविधान से तात्पर्य कि संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। और विशेष बहुमत का तात्पर्य यहाँ कितने बहुमत से है? 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत होगा तो विशेष बहुमत होगा। और विशेष बहुमत से जो संशोधन होगा, जब संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़े तो ऐसे संविधान को कठोर संविधान बोलते हैं। ठीक है, और कठोर संविधान का उदाहरण क्या हो सकता है? दुनिया का सबसे कठोर संविधान माना जाता है अमेरिका का। अमेरिका के संविधान को सबसे कठोर माना जाता है, अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में कोई चीज घटानी हो, कोई चीज जोड़नी हो तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये आपको मोटे तौर पर संविधान की बेसिक बातें समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ कि भारत का संविधान लचीला संविधान होगा या कठोर संविधान होगा। तो याद रखिएगा कि भारत का संविधान कठोर और लचीले दोनों का कैसा है? समन्वय है। अर्थात भारत का संविधान थोड़ा सा नम्य है और थोड़ा सा अनम्य है, अद्भुत मिश्रण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने ये माना और ये स्टेटमेंट दिया कि भारत का संविधान ना तो कठोर है न लचीला है, बल्कि कैसा है? दोनों संविधानों का मिक्सचर है, अर्थात कठोर और लचीले का अद्भुत समन्वय। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर नेहरू का कि भारत का संविधान लचीला और कठोर का अद्भुत समन्वय है। ठीक है, अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको आप साधारण बहुमत से सॉल्व कर सकते हैं, साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं, कोई चीज जोड़ सकते हैं, कोई चीज घटा सकते हैं। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। इसीलिए भारत का संविधान कैसा होगा? लचीला और कठोर का समन्वय। तो देखिए, आज की क्लास में मोटे तौर पर हमने संविधान को समझने का प्रयास किया कि संविधान क्या है, क्यों है, किसके लिए है। ठीक है, इस क्रम में हमने राज्य को पढ़ा, सरकार को पढ़ा। ठीक है, सरकार के कौन कौन से अंग हो सकते हैं, संविधान के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जाहिर सी बात है कि संविधान बना है भारत का, तो अब हम भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे, अमेरिका के संविधान का अध्ययन तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें सवाल कहाँ से आएगा? भारत के संविधान से। तो देखेंगे कि भारत का संविधान
एक संविधान सभा ने बनाया। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम देखते हैं कि संविधान सभा ने कैसे, भारत का संविधान कैसे आगे बढ़ता है, संविधान सभा में क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी समितियां थी, कहाँ से चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। एक नए तरीके से हमने संविधान को समझने का प्रयास किया है, और आप जो है वीडियोस को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो है अन्य बच्चों तक वीडियो की पहुंच उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, चैनल के साथ सपोर्ट बना के रखें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।